मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में हिंदी 1 पढ़ा रही हूँ। हिंदी की 2 पुस्तकें, हिंदी 1 हिंदी 2, जिसमें से अभी आप पढ़ रहे हैं हिंदी 1 और हिंदी 1 में आप पढ़ रहे हैं पाठ 1। क्या? पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण, ये आपके पाठ का नाम है। ये पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसमें पहला लेसन है भाषा एवं व्याकरण। इसके पहले जो भी वीडियो हम लोग पढ़े हैं उसमें अभी हम लोगों ने भाषा को पढ़ा है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, राष्ट्र भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद आपने प्रादेशिक भाषा को भी पढ़ा है, लिपि को पढ़ा है। प्रादेशिक भाषा को जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था आपको कि इसको हम अगली वीडियो में मैप के द्वारा बताएंगे। तो यहाँ पर हमने इंडिया का मैप बना रखा है और उसमें जो प्रदेश है उसको भी डिवाइड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर उसको बाद में अच्छे से देख और लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि वो जो 22 भाषाएं हैं, 22 प्रदेश हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, जो हमारे संविधान से मान्यता प्राप्त की हुई है। अब यहाँ हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, नेपाल जो है आपके इंडिया से बाहर है, दूसरा देश है, इसलिए हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है उसको। छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पर लिख भी रखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में वीडियो खत्म होने के बाद इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रदेश और उस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। नंबर 1 है असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी। हिंदी जो है केवल उत्तर प्रदेश नहीं और भी कई राज्यों में बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र, यहाँ पर बोली जाती है कोंकणी। कौन सी भाषा? कोंकणी। उसके बाद है केरल, केरल में मलयालम, मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी, सिक्किम, भूटान और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर पूर्वी हो गया। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है नेपाली। अक्सर वहाँ के लोग रहने वाले जो होते हैं वो नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि नेपाली जो भाषा है वह नेपाल की राष्ट्र भाषा है। कहाँ की? नेपाल की। और नेपाल हमारे देश में नहीं है, वो हमारा दूसरा देश है, हमारे देश में नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ नेपाली, क्योंकि नेपाली जो भाषा है उसको भी हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। उसके बाद है आपका ओडिशा, ओडिशा में बोली जाती है उड़िया, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक के मत्तूर जिसको माथुर कहते हैं वहां पर बोली जाती है बेटा संस्कृत। और वैसे कहीं और संस्कृत नहीं बोली जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से कर्नाटक के मत्तूर में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है अक्सर। उसके बाद है पाकिस्तान, गुजरात और भी कई प्रदेश हैं जहां पर बोली जाती है सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में सिंधी बोली जाती है, इसलिए इसको भी, सिंधी को भी हमारे संविधान में मान्यता मिली है। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ तक की जो उसकी प्रादेशिक भाषा है वो है तमिल। उसके बाद है उर्दू, उर्दू जो है यह भी पाकिस्तान की आधी से अधिक जनसंख्या बोलती है। उसके बाद हमारे भारत में भी जनसंख्या इसकी ज्यादा प्रयोग करती है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी इसके उर्दू को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, अर्थात उर्दू को भी हमारे संविधान में वो इसको भी मान्यता दी गई है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उसके बाद है ये बोडो, बोडो भी एक भाषा है
जो नेपाल और बांग्लादेश और भी कई जगहों पर बोली जाती है, बोडो। उसके बाद है डोगरी। डोगरी जो भाषा है यह भी जम्मू कश्मीर और इत्यादि प्रदेशों में भी इसको बोलते हैं लोग। उसके लेकिन इसको भी हमारे संविधान में मान्यता मिली है। उसके बाद है मैथिली। मैथिली बिहार में बोली जाती है और इसको भी हमारे संविधान में माना गया है। संथाली। संथाली झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो संथाली भाषा है और इसको भी संविधान में मान्यता मिली है। कर्नाटक। कर्नाटक जो प्रदेश है वहां पर कन्नड़ बोला जाता है। अर्थात ये जो 22 प्रदेश ही नहीं, आप समझ लीजिए जो 22 भाषाएं हैं, इसको इतने प्रदेशों में तो बोला ही जाता है, इसके साथ साथ और भी कई जगहों पर इन भाषाओं का कुछ भाषाओं का प्रयोग कहीं कहीं और भी किया जाता है। इसको मैंने प्रमुख रूप से जो होते हैं उसी को मैंने इसमें लिखा है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट डाउन जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपकी कॉपी में देखूंगी कि जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज का आपका यही होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में पहले लिखेंगे हिंदी 1, आपका वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप दूसरे पेज में लिखेंगे पाठ 1 और प्रदेश भाषा। अर्थात एक तरफ प्रदेश लिखेंगे और दूसरी तरफ भाषा लिखेंगे। तो ये जो प्रदेश है 22, ये 22 प्रदेशों के नाम और उसकी भाषा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो आप ये प्रादेशिक भाषा समझ गए होंगे। उसके बाद तो आपको भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, उसके बाद लिपि, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं व्याकरण। मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग भाषा समझे हैं। क्या समझे हैं? भाषा समझे हैं। भाषा के बाद हमें समझना है व्याकरण। क्यों? क्योंकि जो व्याकरण है वो भी हमारे इस पाठ का नाम है, भाषा एवं व्याकरण। तो अभी तक हम लोग भाषा समझ लिए, अब समझते हैं व्याकरण। आपको पहले हम व्याकरण के बारे में बता दें कि व्याकरण किसे कहते हैं, ऐसे ही बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे हम जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो हमारे ऊपर कुछ अनुशासन किए जाते हैं, यानी हमको क्या किया जाता है? अनुशासित किया जाता है और अनुशासित के नियमों में बांधा जाता है कि बेटा समाज में रहने के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो उस तरह से मम्मी पापा हमें कुछ समझाते हैं, हमारे भाई बहन हमें कुछ समझाते हैं कि इस तरह करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यानी नियम बनाए जाते हैं। जैसे आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, ये आपका नियम है कि आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, विद्यालय जाना है, ये आपके नियम बनाए गए हैं। उसी तरह व्याकरण भी एक नियम है। क्या है? नियम है, जो क्या करती है? भाषा को अनुशासित करती है। अर्थात जो भाषा है बेटा, यदि इसको नियमों में ना बांधा जाए तो भाषा फैल जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा और वह कहां से कहां चला जाएगा अर्थात उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए भाषा को नियमों में बांधने के लिए, भाषा को नियम में बांधने के लिए जिस शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं वही व्याकरण है। भाषा को नियम में बांधने के लिए जिस शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं वह व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। चलिए हम लोग बुक से देख लेते हैं, बुक में हमारे क्या लिखा है। देखिए, अभी आपने भाषा के प्रकार पढ़ लिया, लिपि पढ़ लिया, राष्ट्रभाषा पढ़ लिया, प्रादेशिक भाषा, उसके नीचे है व्याकरण, ग्रामर। देखिए क्या लिखा है, संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को
व्याकरण कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो व्याकरण है वह भाषा को नियम में बांधता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि व्याकरण की क्या परिभाषा है। किसकी? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं ये जान लेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम बनाए गए हैं। जो उस भाषा को क्या करते हैं? उस भाषा को आसान बनाते हैं। क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। कहते हैं। भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही नियम क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। आई होप कि आपको व्याकरण भी समझ में आ गया होगा। इस तरह आज ये लेसन पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोग पेंसिल लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया था कि बेटा पेंसिल लेकर आप अवश्य बैठें। तो आप लोग पेंसिल लेकर बैठे होंगे, जिसमें आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 2 को हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 को हम बुक में करेंगे, इसी पुस्तक में करेंगे। तो इस प्रश्न नंबर 2 में हमें सही और गलत का निशान लगाना है, यानी जो वाक्य सही है उसके आगे सही और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उसे भाषा कहते हैं। क्या ये सही है? यस। इसको हम लोग क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। चलिए हम एक बार बोर्ड पर लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुस्तक नहीं होगी तो वो अपने रफ कॉपी में नोट कर लेंगे।
चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का क, जो बुक एक्सरसाइज हम लोग फिल कर रहे हैं। दो का क, भाषा वह साधन है, इसमें हमें क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है, सही और गलत, यही बताना है। ठीक है, भाषा वह साधन है, साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो इसके आगे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सही का। कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सही का, क्योंकि आपने जब पढ़ा था कि भाषा की क्या परिभाषा है, तो उसमें आपको बताया गया था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के भाव और विचारों को समझता है। आदान प्रदान मीन्स, आदान मीन्स क्या, लेना, और प्रदान मीन्स देना, अर्थात हम विचारों का लेन देन करते हैं, तो वही भाषा है। अब आपको इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाना होगा, सही का। यस, उसके बाद है सेकंड ख। ख में आप देखेंगे इसमें पूछ रहा है भाषा के 4 रूप होते हैं। क्या आपको भाषा के 4 रूप पढ़ाए गए हैं, नहीं, यस, भाषा के कितने रूप पढ़ाए गए हैं, 2। कितने बताए गए हैं, 2 बताए गए हैं। तो भाषा के 2 रूप बताए गए हैं, एक कौन सी, लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। यहां पर पूछ रहा है कि भाषा के 4 रूप होते हैं। बताइए यहां पर सही होगा या गलत, क्या होगा, गलत, यस, गलत होगा। उसके बाद है ग, ग भी यही लिख लेते हैं, ग, बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। बोलकर विचारों का, यानी बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाती है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो बोल करके की जाती है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा होती है। तो यहाँ क्या होगा, लिखित भाषा, क्योंकि लिखित भाषा जो होती है उसको हम लिख कर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। तो बताएंगे बेटा यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वो क्या होगा, गलत, क्योंकि बोलकर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा होती है और इसमें कह रहा है कि लिखित भाषा कहलाती है, इसलिए ये वाक्य गलत है। ओके, उसके बाद है घ, ग के बाद घ, जो लोग लिख रहे होंगे मैंने उनके लिए ग वाला अभी छोड़ दिया है, घ हम लोग अब देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे के पास पुस्तक नहीं होगी तो वो लिख ही रहे होंगे, लेकिन जिनके पास होगी तो उनको केवल ट्रिक लगाना है, चिन्ह लगाना है।
भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इसमें क्वेश्चन घ है, घ भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है, तो आप बताएंगे कि यह कौन सी, यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे हम, ये कौन सा वाक्य है, गलत है या सही? यस, सही है, क्योंकि भाषा को लिखने की जो विधि होती है वह लिपि कहलाती है। उसके बाद है अंगा। क्या है? अंगा। आप ग लिख चुके होंगे आप लोग। उसके बाद है अंगा। अंगा इसमें कह रहा है 4 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि 4 दिसंबर को नहीं, किस सितंबर? 14 सितंबर को। किसको? 14 सितंबर को हिंदी जो है वह संविधान में उसको मान्यता मिली, अर्थात 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी में जो हिंदी है उसको भारतीय संविधान में मान्यता मिली थी। इसलिए हिंदी को और हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन से चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर हिंदी दिवस, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ के पर कौन सी भाषा होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, बताएंगे? यस, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो होगा गलत, क्योंकि 4 दिसंबर नहीं 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 का जो एक्सरसाइज है वो है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत। इसको हम लोग फिल कर लिए हैं अपनी बुक में। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 में ये जानेंगे कि उसको हम अपनी कॉपी में किस तरह लिखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न होंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम कैसे लिखें, क्या करें। मैम ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें क्वेश्चन आंसर जो लिखना है अपनी कॉपी में वो किस तरह से लिखना है। इसलिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप अपनी कॉपी में किस तरह लिखिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1। इसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर आपकी पुस्तक में दिया हुआ है इसको आपको कॉपी में लिखना है। किसमें लिखनी है? कॉपी में। मैंने आपको बताया था कि हिंदी 1 की एक कॉपी बना लीजिएगा, तो आप लोग कॉपी बना लिए होंगे, यस, आप लोग अपनी कॉपी बना लिए होंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए, पहले आप लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट। अपनी आपकी जो कॉपी होगी, वैसे तो आप 3rd में लिखे हैं तो आपको पता होगा, और मैंने इसके पहले वीडियो में बताया भी है कि इसमें आपको जो कॉपी में आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे वो आप पेन से नहीं बेटा, पेंसिल से लिखेंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग लिखेंगे उसको पेंसिल से लिखेंगे और बहुत सुंदर राइटिंग में। वैसे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन और भी अच्छी आप करने की कोशिश करें। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे पहले,
जैसे ये लाइन दी हुई है कॉपी में, ऐसे लाइन दी हुई है कॉपी में, दी हुई है। आप एक लाइन यहाँ इस लाइन में आप लिखें और दूसरी लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, लीव वन लाइन, ओके। उसके बाद फिर इस लाइन में लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, अर्थात आपको एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। समझ में आ गया? तो पहले आप क्या करेंगे, कॉपी, चलिए ये माना कि ये आपकी कॉपी है, आप अपनी कॉपी हाथ में लिए होंगे, आप अपनी कॉपी का पेज टर्न करेंगे, जैसे आप इसको फिर करेंगे, उसके बाद 2 पेज छोड़ देंगे। कितने पेज? 2 पेज, 2 पेज आप छोड़ दीजिए। तीसरे पेज में आप लिखिए डेट, लेफ्ट साइड में आप लिखिए डेट, दिनांक, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए पाठ 1, क्या लिखेंगे? पाठ 1। पाठ 1 लिखने के बाद आप लिखेंगे पाठ का नाम, यहां नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता रही हूं आप कैसे लिखेंगे। आपने यहां लिख दिया पाठ 1, ऊपर लिख दिया, आप 2 लाइन छोड़ दीजिए। कितनी लाइन? 2। इसको लिखने के बाद आप अंडरलाइन आप कर रहे हैं तो आप किसी पेंसिल से, जैसे आप अगर कलर पेंसिल यूज करना चाहते हैं तो आप केवल ब्लू पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड नहीं। तो आप ब्लू पेंसिल से इसको, या तो उसी पेंसिल से जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं उसी पेंसिल से आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है आपके? भाषा एवं व्याकरण। क्या है? भाषा एवं व्याकरण। ठीक है बेटा, आप लोग लिख रहे होंगे भाषा एवं व्याकरण, ओके। भाषा एवं व्याकरण। उसके बाद आप लिखेंगे 2 लाइन फिर छोड़ देंगे, तब आप लिखेंगे प्रश्न 1। क्या लिखेंगे? प्रश्न 1। आप लिख रहे होंगे और आप लिखेंगे प्रश्न 1। अब प्रश्न भी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुस्तक नहीं होगी, तो इसलिए हम प्रश्न लिखेंगे। आप देखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न है। भाषा से आप क्या, भाषा से आप क्या समझते हैं। यहीं तक है ये प्रश्न, क्योंकि आपकी पुस्तक में और भी है, यह कितने प्रकार की होती है, ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, इसको हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे। एक ही प्रश्न यहीं तक रहेगा ये, कि भाषा से आप क्या समझते हैं, ओके। भाषा से आप क्या समझते हैं, यह आपका प्रश्न है। अब हम लोग लिखते हैं उत्तर। क्या लिखते हैं? उत्तर मीन्स आंसर लिखते हैं, ओके। उत्तर। उत्तर आप लिख लिए, और लिखने के बाद आपने डैश कर दिया। डैश करने के बाद आप यहाँ लिखिए हेडिंग में, ऐसे आप पेंसिल से ऐसे लिखिए भाषा। क्या लिखेंगे? भाषा। भाषा लिखने के बाद ऐसे डैश कर देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ओके। कर दिए? चलिए अब परिभाषा लिखते हैं इसकी, कि भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा से हम क्या समझते हैं। देखिए, भाषा वह माध्यम है। भाषा वह माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन
विचारों, भावों और विचारों को बोलकर लिखकर सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। भाषा हो गया, मतलब भाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप भाषा से यही समझते हैं, इसको आप लिख लेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है और आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप इसको क्या करें, अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे, 2 या 3 लाइन आप छोड़ देंगे। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2। और आपको हम बताएं कि प्रश्न नंबर 2, 1, 2 और 3, हम ये 3 प्रश्न आपकी पुस्तक में है जिसमें 2 ही है, लेकिन 2 को हमने इसको 3 बना दिया क्योंकि जो 1 प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न को मिला दिया है। इसको हम लोग 3 प्रश्न में जानेंगे कि भाषा से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न होगा यह कितने प्रकार की होती है, तीसरा प्रश्न होगा व्याकरण किसे कहते हैं। ओके, तो हम ये 3 प्रश्न लिखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये तीनों प्रश्न को हम पीडीएफ में देंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको लिखने के तरीके बताए हैं और आप इसको कॉपी में खूब सुंदर राइटिंग में आराम से लिखेंगे। ओके, इसलिए हमने आपको बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया है और आपको इसके पहले भी हमने बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है, बस यही बोला है कि मैंने जितना पढ़ाया उसको आप एक बार पढ़कर समझिएगा। इसमें हम लिखने के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसको सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, साफ और सुंदर। जो गलती होगा उसको इरेजर से इरेज करेंगे अच्छे से और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद अंडरलाइन करने के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ेंगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। कर लिए, यस, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको बताएं कि आप जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, उस तरह आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को करिएगा। इस तरह यह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।